अध्याय 12 देख रहे हैं। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने बहुत सारे दिन, तकरीबन 3 साल डिस्कशन किया। बहुत सारे मौजू, किस तरीके से हिंदुस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम होने वाला है, इस पर डिस्कशन हुआ। अब मेन चीज़ ये आई कि हिंदुस्तान में, जैसे मैंने बताया, 500 से अधिक रियासतें थीं जिसे हम प्रिंसली स्टेट कहते हैं। अब इसमें या तो नवाब थे या राजा थे, ऐसे तमाम तरीके के सरदार थे। अब इनको लेके आना और साथ में जो गवर्नमेंट या फिर कहें स्टेट बनने हैं, और एक जैसे अलग अलग स्टेट हो गई है, स्टेट 1, स्टेट 2, और पूरे ये इंडिया में या कहें कि यूनियन में रहेंगे, तो इनकी पावर क्या होगी, इनके अधिकार क्या होंगे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी और यूनियन की क्या होगी, इस पे बहुत चर्चा हुई। राइट। कई लोगों का ये कहना था कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट है, इसकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए, इनके पास अधिकार ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि पूरे देश को एक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, एकजुट रखने के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए सेंटर की पावर, यूनियन की पावर, सेंटर कहें यूनियन करें, हम जो देश की मेन सरकार होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब कई लोगों का ऐसा कहना था कि भाई नहीं, जो स्टेट है, अब आप देखें कि ये आपका घर है, आप बढ़ गए बीमार, अगर आपको कुछ बीमारी हो गई या एकदम से आपको उल्टियाँ वगैरह होने लगी, तो आपको कौन लेके जाएगा? आपके पिताजी लेके जाएंगे, आपका भाई लेके जाएगा, है ना। आप पड़ोसी के पास तब जाएंगे जब आपके घर में कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले करीब का आदमी ही तो होता है जो आपकी परेशानियों में काम आता है। तो इस अगर लॉजिक से देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये हैसियत होनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए कि जो स्टेट के लोग हैं उनके बारे में फैसला ले सके, उनके बारे में कानून बना सके, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके फ़ायदे के लिए, उनके एडवांटेज के लिए काम कर सके। तो कई लोगों का कहना था कि जो प्रोविंसेस हैं, जो आज जिसे हम स्टेट्स कहते हैं, उनको ज़्यादा स्वायत्तता और स्वतंत्रता यानी कि ऑटोनॉमी और फ्रीडम देने की आवश्यकता है। जैसे मैसूर के एक साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली में सब कुछ हो रहा है, सारा लोकतंत्र दिल्ली में है, उनका क्या होगा जो दूर देश है, मतलब दिल्ली यहाँ पर है, और अगर आप कहें कि मैं केरल की बात कर लूँ या तमिलनाडु की बात कर लूँ तो वो कितना दूर है, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट पे चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश की बात चले जाइए, तो इनका क्या होगा? डेमोक्रेसी तो सारी यहाँ सेंटर्ड दिख रही है। एक मेंबर थे मद्रास के एक मेंबर थे, उन्होंने कहा था कि भाई जो शुरुआती रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है लोगों के अच्छे की, लोगों के वेलबींग की, उनके शिक्षा की, उनके अपलिफ्टमेंट की, उनके रोजगार की, ये सब किसके पास होनी चाहिए? ये उन प्रोविंसेस पे होनी चाहिए, उन राज्यों पे होनी चाहिए, यानी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके पास होनी चाहिए। तो अब क्या है कि स्टेट वाले भी अपनी मांग कर रहे थे, कई लोग यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी मांग कर रहे थे, तो फिर एक बैलेंस बनाया गया, एक बराबरी बनाई गई, और इस बराबरी को बनाने के लिए 3 लिस्ट बनाई गई। पहली लिस्ट बनी यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट बनी स्टेट लिस्ट, और तीसरी लिस्ट बनी कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये सारे वो विषय थे जिस पे कौन सी सरकार अपने फैसले लेगी, कौन सी सरकार कानून बनाएगी और कौन सी सरकार इस पे काम करेगी। पूरे देश की सरकार, अलग अलग स्टेट की सरकार, या दोनों सरकार। राइट। तो अगर आप इसको देखें तो जो यूनियन लिस्ट है, जिसे हम सेंटर लिस्ट भी कहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे आज जो मोदी सरकार है, आज 2021 की मैं बात कर रहा हूं, वो यूनियन गवर्नमेंट है। इसी तरीके से अगर आप राजस्थान चले जाएं तो वहां पर स्टेट लिस्ट यानी कि कांग्रेस की सरकार है। तो जो कानून एक यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है, वो उन विषयों पे कानून बनाएगी जो पूरे देश के लिए होते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं, पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। जैसे डिफेंस हो गया, पूरे देश, अब कोई अगर देश हम पे हमला करेगा तो किसी स्टेट पे तो करेगा नहीं कि भाई अच्छा मैं एक काम करता हूँ मिजोरम पे जाके हमला करके आता हूँ, वो तो पूरे देश पे हमला हुआ ना। बैंकिंग, पूरे देश में एक करेंसी चल रही है, पैसे जमा किए जा रहे हैं, पैसा का आदान प्रदान हो रहा है, बगैर पैसे के तो कुछ नहीं होता। फॉरेन अफेयर, अगर आप किसी देश से बात कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई
गुजरात बात कर रहा है सिंध से, नहीं ऐसा नहीं होगा ना, पूरा हिंदुस्तान बात करेगा पाकिस्तान से, है ना। कम्युनिकेशन, पूरा देश आपस में डिस्कशन कर रहा है, बात कर रहा है, शादी ब्याह में जा रहा है, रिश्ते तय हो रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, तो कम्युनिकेशन तो पूरे देश में हो रहा है ना, तो ये उसकी बात हो गई। तो इस पर कानून बनाएगा केवल सेंटर। अब स्टेट की बात करते हैं, ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषय जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे या फिर जिस पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, जिस पे पुलिस आ गई। अब मान लीजिए आपको कोई दिक्कत आ जाती है ना, या दो लोगों में एक लोकेलिटी है, वहाँ पर कुछ इनके बीच में विभेद आ गया, तो पुलिस आएगी यहाँ पर। अब सेंटर से सीआरपीएफ तो नहीं चली आएगी सेंटर से कोई ऐसे सीबीआई तो नहीं चली आएगी, जब तक इनिशियल कौन करेगा, वो पुलिस करेगी। तो पुलिस किसके हाथ में होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। जो यहाँ पर एक मान लीजिए गुजरात है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सूरत का। अब सूरत में जो पर्ल्स है यानी डायमंड का बहुत काम होता है, सूरत में डायमंड का काम बहुत होता है। अब ये जो डायमंड का काम है हर जगह नहीं होता, है ना। अगर आप चले जाएं मान लीजिए उड़ीसा में, तो वहाँ पर फिशिंग का काम होता है एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये दोनों अलग अलग काम है। तो ट्रेड और वर्क काम ये सब स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि इनके लिए कैसे काम करना है। अगर यहाँ पर सूरत में आके वो ये कहने लगे कि भाई मछली पालन के लिए हमें बहुत जोर लगाना है, सूरत में मतलब गुजरात है, ड्राई स्टेट है, मछली का इतना ज़्यादा जोर नहीं है, लेकिन बाकी अगर आप कोई भी कोस्टल स्टेट देखें वहाँ मछलियों का बहुत जोर है, या फिर सी फूड का। ऐसी एग्रीकल्चर के अलग अलग एनवायरनमेंट है, तो अलग अलग एग्रीकल्चर होता है, कृषि होता है। पानी का इंपॉर्टेंस है, कहीं पानी बहुत ज़्यादा गिरता है, कहीं पानी बहुत कम गिरता है। तो इसको स्टेट गवर्नमेंट इस पर कानून बनाएगी। और कॉन्करेंट लिस्ट ऐसा है जिसपे दोनों सरकारें, स्टेट और मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कह रहे हैं, वो दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं। जिसमें शिक्षा है, फॉरेस्ट है, क्योंकि फॉरेस्ट तो हर जगह है, ट्रेड है, किस तरीके के ट्रेड जो हिंदुस्तान से बाहर होंगे, शादी, बच्चे को लेना, बच्चे अगर माँ बाप के बाद बच्चों को क्या प्रॉपर्टी मिलेगी, ये सब चीज़ें सेंटर बनाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी बड़े बड़े फैसले हैं, टैक्स हो गया, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, यानी कि रक्षा, और जो ट्रेड है, जो विदेशी मंत्रालय है या विदेशी बातचीत है, वो सब सेंटर देखेगी। स्टेट में क्या होगा कि सबसे पहले आप शिक्षा और रोजगार और हेल्थ के बारे में बात करें। रोजगार तो कम है क्योंकि वो सेंटर का काम होगा ज़्यादा, लेकिन स्टेट भी रोजगार के लिए काम करेगा। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉरेस्ट हर जगह है, पूरे देश की तरह भी देखना है फॉरेस्ट को, जंगलों को, वाइल्ड लाइफ को, और कृषि को भी पूरे देश की तरह देखना है। तो इसमें जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी दोनों की। अब एक और डिस्कशन आया भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो डिस्कशन आया उसके पहले मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहूँगा। ये साहब है BR अम्बेडकर साहब, इनकी चर्चा हम अभी करने वाले हैं, और इनको प्यार से बोला जाता था बाबा साहेब। 1891 से लेकर 1956 तक ये रहे। अब ये आते थे महार फैमिली से, एक दलित फैमिली थी, मराठी स्पीकिंग फैमिली थी। ये एक बहुत बड़े लॉयर थे, यानी बैरिस्टर, और इकोनॉमिस्ट भी थे। देखिए ये कॉम्बिनेशन थे, यानी कि इकोनॉमिस्ट भी थे, अर्थव्यवस्था की भी जानकारी रखते थे, और साथ में ये एक लॉयर भी थे, यानी वकील भी थे, और दलितों के बहुत बड़े लीडर हैं, आज भी लीडर हैं, और हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं, ये पिताजी हैं। क्यों? क्योंकि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके चेयरमैन साहब थे। इनके बारे में चर्चा करेंगे अभी, लेकिन पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाषा। अब भाषा के साथ क्या क्या हो जाता, भाषा के लिए क्या क्या हो जाता है, ये आप समझिए। अब असेंबली ने कहा, बहुत सारे लोग ऐसे कहते थे कि जो इंग्लिश है ना, वो इन ब्रिटिशर्स के साथ बाहर फेंक दी जाए। ब्रिटिश नहीं चाहिए, अंग्रेजी नहीं चाहिए हमें, है ना। कई लोगों ने कहा हमें तो हिंदी चाहिए भाई, हिंदी को बनाया जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट थे। अब देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, बिहार में पैदा हुए हैं, थोड़ा बहुत बंगाल में पैदा हुए हैं, या फिर थोड़ा हरियाणा में पैदा हुए हैं, या फिर थोड़ा सा पंजाब में पैदा हुए हैं, तो हमें ऐसा लगेगा या उत्तराखंड में हुए हैं या हिमाचल में हल्का सा हुए हैं। अगर ये स्टेट्स में हम हुए हैं तो हमें लगता है कि हम पूरा देश हिंदी ही बोलता है। आप थोड़ा सा नीचे महाराष्ट्र में आ जाइए, आपको सब मराठी बोलते दिखाई देंगे। बल्कि पूरी की पूरी पॉलिटिक्स महाराष्ट्र की वो मराठी और नॉन मराठी पे है। पूरा मुंबई में जो सरकार बनती है, बॉम्बे में, वो इसी बात पे बनती है, मराठी नॉन मराठी। अगर आप तमिलनाडु चले जाइए, कोई आपको हिंदी बोलता दिखाई नहीं देगा। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आपको बड़ी टेढ़ी नज़र से देखा जाएगा। अच्छा जी, यहाँ आके हिंदी बोलते हो, तमिल सीखो, हमसे तमिल में बात करो।
ऐसी होगा ना। तो अब भाषा की बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। तो कई लोगों ने ये कह दिया भाई हिंदी होनी चाहिए। तो कृष्णमाचारी साहब थे, टीटी कृष्णमाचारी, ये असेंबली में थे। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। उन्होंने सीधा ही नहीं कहा भाई साहब प्लीज़ हिंदी मत करिए। उन्होंने कहा मैं चेतावनी दे रहा हूँ आपको कि अगर आपने साउथ में, सदर्न इंडिया में अगर हिंदी आपने थोपने की कोशिश करी या कोशिश की तो साहब हम जो है बाहर हो जाएंगे, हम इस देश से अलग हो जाएंगे। तो फिर ये बात समझ में आई लोगों को, अरे यार ये तो अगर इतने सारे स्टेट हमें एक साथ लेने हैं तो हम हिंदी तो इन पे थोप नहीं सकते। तो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ फाइनली कि हिंदी को, जो हिंदी है इसको राजभाषा बनाया गया। ध्यान रखिएगा, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजभाषा है। यानी हिंदी को कहा गया कि भाई चलो ऑफिशियल लैंग्वेज, ये हिंदी को कहा गया कि भाई एक लैंग्वेज हो गई, हाँ हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज है राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है। ध्यान रखिए, पूरे देश की भाषा हिंदी नहीं है। ये जिस दिन हो गया उस दिन यहाँ पर तबाही आ जाएगी, क्योंकि सदर्न इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे अमित शाह साहब हैं, इन्होंने हिंदी के बारे में कह दिया था कि भाई हिंदी हर जगह लागू की जाएगी। एक ही दिन में उनको अपना ये बात वापस लेनी पड़ेगी, जबकि ये पावरफुल आदमी है, बहुत पावरफुल आदमी है। ओके, तो आप देखिए कि कोर्ट्स, जितने भी सेवाएं चल रही, सर्विसेज या कम्युनिकेशन स्टेट्स के बीच में जो होगा, प्रोविंस के बीच में होगा, उन्होंने कहा चलिए यहाँ पर इंग्लिश का उपयोग कर लेते हैं और ऑफिशियल राजभाषा जो है उसको बना देंगे हम हिंदी। तो लोगों ने कहा चलो ठीक है, लेकिन पूरे देश पे आप हिंदी नहीं थोपेंगे। अभी जो साहब हैं इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, बाबा साहेब भी बोलते हैं। अब ये साहब थे चेयरमैन, किसके, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना उसके ये चेयरपर्सन थे। और इन्होंने इन्हीं के छत्र छाया में, इन्हीं की लीडरशिप में जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट हुआ था। यानी कि जो प्रारूप है, जो हम खाका भी समझते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इन्हीं की देखरेख में हुआ था, राइट। तो इन्होंने देखिए पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना डाला, लेकिन इन्होंने बहुत सारी बात भी कही, क्योंकि ये कहाँ से आते थे, ये जाते थे महार जाति से, महार कम्युनिटी से आते थे, जो कि दलित कम्युनिटी थी। तो इनके दिल में कोई डर भी थे। इन्होंने बहुत करीब से जो बड़े लोगों ने या अपर कास्ट ने जो इनके साथ किया है लोअर कास्ट के साथ, वो इन्होंने बहुत करीबी से देखा हुआ था। तो इन्होंने कहा कि देखिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की तो हम बात कर रहे हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या होगा, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कब आएगी, मतलब आर्थिक लोकतंत्र कैसे आएगा, और सोशल डेमोक्रेसी यानी कि सामाजिक लोकतंत्र कैसे आएगा। अगर आप किसी को कहते हैं कि भाई हमने आपको वोट दे दिया, बस बहुत अच्छी बात, आओ वोट दो, हमें चुनो और फिर जाओ जहाँ जाना जाओ, ये तो बात नहीं चलेगी ना। जो इनइक्वालिटीज़ है, जो नॉन बराबरी है, अमीर अमीर हुए जा रहा है, रिच रिच होता चला जा रहा है, पुअर पुअर होता चला जा रहा है, ये रिच और पुअर के बीच में अपर कास्ट ऊपर ही बढ़ते चले जा रहे हैं, लोअर कास्ट की हालत ही ख़राब है। तो इनके बीच में जो डिफरेंसेस है वो कैसे दूर होंगे। तो इन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि हम हिंदुस्तान जो है वो बड़े कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहा है। क्यों कि पॉलिटिक्स में हम बात करते हैं बराबरी की, सामाजिक और आर्थिक बराबरी की, लेकिन अगर हम एक्चुअल ज़मीनी स्तर पे देखें तो बहुत सारी इनइक्वालिटी है, बहुत सारी गैर बराबरी है। अगर हम कहें कि भाई एक वोट देने से, एक वोट हमने आपको कह दिया कि चलो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में वोट देने का अधिकार दे दिया और हम आपको खुश कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे भी लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि हमको एक आदमी के सर्वांगीण विकास के लिए और देश में जो इतने सालों से, सदियों से चला आ रहा है, उससे उबरने में भी प्रयास करने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अकेले काम नहीं कर पाएगा। लोगों की सोच, लोगों का दिल, लोगों की तरीका बदलने की जरूरत है। हाउ वर स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड। अब स्टेट कैसे बनने थे, इसमें दो लोगों का बड़ा रोल आने वाला है। इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये चेहरा, बार बार इनका नाम मैं लूंगा। ये साहब है नेहरू साहब, देश के पहले प्रधानमंत्री। ये साहब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार इनका नाम नहीं था, इनको पदवी दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल साहब, इनको आयरन मैन भी कहा जाता था। ये देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे, मतलब दोनों टक्कर के आदमी थे, दोनों बराबरी के आदमी थे। ये एक मैं आपको चित्र दिखाना चाहता हूं। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में, तो ये सारे लोग थे। इसमें दादा भाई नौरोजी साहब भी आप देख रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हुए थे और इन्हीं लोगों ने हमको आज स्वतंत्रता भी दिलाई है।
तो हुआ ये कि 1920 की मैं बात कर रहा हूँ, जब ये फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था या कहें स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कोशिशें चल रही थी, तो कांग्रेस जो थी उस समय बड़ी पॉपुलर थी। इन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि जब हम इंडिपेंडेंस पाएंगे तब क्या करेंगे, भाषाई तौर पे यानी कि लिंग्विस्टिक ग्रुप जो भी एक भाषा बोलते हैं उनको हम अपना स्टेट दे देंगे, प्रोविंस दे देंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 1947 में हमें आज़ादी मिल जाती है और कांग्रेस इसके लिए फिर कुछ भी नहीं करती। मतलब वो जो प्रॉमिस किया था, जो वादा किया था, उस पर ध्यान भी नहीं देती है। जैसे अगर कोई वादा करे कि 2 करोड़ आपको नौकरी देंगे, या कोई वादा कर दे आपको कि भाई 15 लाख आपके अकाउंट में डाल देंगे, और वो वादा पूरा ना करे तो लोग गुस्सा हो जाएंगे। लोग थोड़ा सा बोलेंगे अरे यार भाई ये क्या बात है, तुम तो वादा करके आए थे। तो इन्होंने वादा किया था कि भाषाई तौर पे कर देंगे, तो लोग हो गए थोड़ा गुस्सा। क्यों? क्योंकि अब इनका भी एक कारण था, इनका ये क्यों नहीं कर रहे थे, ये भी तो होगा इनके दिमाग में। ऐसा तो नहीं होगा कि इन्होंने वादा किया है, करना तो पड़ेगा। तो इनके दिमाग में क्या था कि रिलीजन के बेसिस पे ऑलरेडी इंडिया और पाकिस्तान बन चुका है, ठीक है जी, और इसके बीच में लाखों लोग, मिलियंस हलाक हो गए, मर गए रायट्स में, किल्ड, बहुत सारे लोग मर गए। तो एक पार्टीशन हो चुका था रिलीजन के नाम पे, क्या लैंग्वेज के नाम पे, क्या भाषा के नाम पे ये जो डिवीजन की बात हो रही है, क्या हम उसको झेलने के लिए तैयार है? आर वी रेडी? क्या हिंदुस्तान एक और डिवीजन के तैयार है? क्या ये राइट्स होने की संभावना नहीं है? तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नेहरू और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल साहब, ये दोनों साहब, ये बिल्कुल लिंग्विस्टिक स्टेट यानी कि भाषाई आधार पर जो स्टेट बनने वाला है उसके घोर विरोधी हो गए थे अभी तक, क्योंकि इन्होंने हालात देख ली थी, राइट। तो इन्होंने ये कहा कि क्योंकि यहाँ नेहरू साहब कहते हैं कि जो डिसरप्शनिस्ट टेंडेंसी है, यानी जो गड़बड़ी पैदा करने वाले लोग हैं, उन्होंने अपना सर उठाना शुरू कर दिया है। हम देश के नाते एकजुट, स्ट्रांग और यूनाइटेड रहें, यानी हम इनके खिलाफ, जो देश को तोड़ने के लिए जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, इनको रोकने के लिए हमको पूरे देश को स्ट्रांग रहना पड़ेगा, एकजुट रहना पड़ेगा। तो अगर आप लैंग्वेज के बेसिस पे डिफरेंस की बात करते हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा, ओके। तो इसमें पटेल साहब ने कहा था, देखिए साहब, कि हमको एक पूरे देश की तरह चलना है, राष्ट्रवाद इसको आगे बढ़ाना है, और जितने भी ऑब्स्टेकल्स बीच में आए इनको हमको हटाना है। तो अगर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस यानी भाषाई तौर पे आप स्टेट बनाने की बात करोगे तो ये हम सपोर्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सपोर्टेड। ये समझ गए आप इन दोनों का क्या मूड था। लेकिन ये कैसे स्टेट्स बने, फिर उसकी कहानी वहाँ से शुरू होती है कि अगर किसी को 2 करोड़ का आप वादा करेंगे और पूरा नहीं करेंगे तो लोग तो गुस्सा हो जाएंगे, डिसअपॉइंट हो जाएंगे। गुस्सा क्या कहेंगे, असंतोष लोगों में फैल जाएगा, लोग बोलेंगे यार ये तो झूठ बोलता है। तो डिसअपॉइंटमेंट के कारण क्या हुआ, खास तौर पे जो प्रेसिडेंसीज थी, हमारी 4 मेन प्रेसिडेंसीज थी, आपको याद होगा। तो इसमें कई लोगों ने मांग की भाई कि जो कन्नड़ा लोग थे, मलयालम लोग थे, मराठी थे, उनको पूरा ये एहसास था या फिर उनको ये दृढ़ विश्वास था कि हमें अपना स्टेट मिल जाएगा, हमारा खुद का स्टेट होगा। सबसे ज़्यादा जो प्रोटेस्ट या संघर्ष या विरोध देखा गया वो देखा गया मद्रास प्रेसिडेंसी में, जो तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट थे। ये पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में जो तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट थे, जहां पर तेलुगु बोली जाती थी, जो आज का आंध्र प्रदेश है, वहां पर शुरू हुआ कैंपेन। जब नेहरू साहब पहुंचे, ये नेहरू साहब हैं, ये पहुंचते हैं, आम चुनाव हो रहा है, ठीक है, आम चुनाव होने वाला था, उसके लिए जनरल इलेक्शन जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम MP चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो 1952 में, 1952 में ये हुआ। तो जैसे ये पहुंचे तो इनको लोगों ने खदेड़ दिया, या कहें कि ब्लैक फ्लैग, काले झंडे, और वापस जाओ, वी वांट आंध्रा करके, हमें आंध्रा चाहिए, ऐसे स्लोगन से इनका इस्तकबाल हुआ। किनका? नेहरू साहब का। नेहरू साहब को समझ में आ गया। लेकिन फिर भी अक्टूबर में यहां पर एक साहब हैं, इनका नाम है पोट्टी श्रीरामुलु। क्या नाम है? पोट्टी श्रीरामुलु नाम है। ये गांधीवादी लीडर थे। मतलब गांधी जी के गांधीवादी लीडर कौन होते हैं? जो अनशन पे विश्वास रखते हैं, जो अहिंसा पे विश्वास रखते हैं, जो कहें कि धरना प्रदर्शन पे विश्वास रखते हैं, राइट।
तो इन्होंने क्या किया, फास्टिंग शुरू कर दी। यानी अब इन्होंने कहा कि हम अनशन पे बैठ रहे हैं, हंगर स्ट्राइक, मतलब मैं ना अन्न लूंगा ना पानी लूंगा। अब इनके पीछे काफ़ी लोग जुड़ गए, कई हड़ताल हुई, कई बंद हुए, बहुत सारे हड़ताल बंद होने लगे। यानी कि अब दिल्ली के कान में भी ये बातें सुनाई देने लगी कि ऐसा हो रहा है। ओके, अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, जो असली जिसे कहेंगे कि जो उरूज आया, 15 दिसंबर 1952 को जो पट्टी श्रीरामुलु है, इन्होंने 58 दिन के बाद देह त्याग किया। यानी कि इनकी मृत्यु हो जाती है। किसके कारण हो जाती है? फास्ट के कारण, अनशन के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। बस ये होने की देर थी। सारे के सारे लोग जो इनके पीछे थे वो परेशान हो गए, दिक्कत हो गए, और उसके बाद खूब सा धरना प्रदर्शन, हड़ताल, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, सब कुछ शुरू हो गया। गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि भाई अब तो ये स्टेट देना ही पड़ेगा। तो 1 अक्टूबर 1953 को एक नए क्षेत्र, एक नए प्रांत का जन्म हुआ जिसको हम आंध्र प्रदेश कहते हैं। समझ में आ गया आंध्र प्रदेश कैसे बना? उसके बाद आप बोलिए आपके 2 बच्चे हैं, एक को आप चॉकलेट दे देंगे, दूसरा क्या बोलेगा, अच्छा ये हमें क्यों नहीं चॉकलेट दिया, नाराज हो जाएगा वो। तो बिल्कुल यही बात हुई। जितने बाकी भाषाई कम्युनिटीज़ थे, भाषाई प्रांत थे, उन्होंने कहा कि हमें भी अपना स्टेट दीजिए भाई। तो फिर सरकार ने क्या किया, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, यानी कि राज्य गठन आयोग, इसकी स्थापना कर दी। अभी जो एसआरसी है यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी और जितने भी स्टेट्स हैं उसके लिए बाउंड्री बना दी कि भाई ये बाउंड्री बनेगी। और उन्होंने असम, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, ऐसे क्षेत्र जो है वो बना डाले। और फिर उसके बाद जो हिंदी स्पीकिंग क्षेत्र था, अभी आपको बताता हूँ, यूनाइटेड प्रोविंसेस था और सेंट्रल प्रोविंसेस था। यूनाइटेड प्रोविंसेस जो है वो उत्तर प्रदेश बना, सेंट्रल प्रोविंसेस मध्य प्रदेश बना। इस तरीके से चीज़ें बनाई गई क्योंकि ये हिंदी स्पीकिंग क्षेत्र थे, राइट। 1960 में क्या होता है, क्योंकि बॉम्बे जो था उसमें दो तरीके के लोग थे, एक तो गुजराती थे मेनली और महाराष्ट्री थे, महाराष्ट्र वाले लोग थे। तो गुजरात और महाराष्ट्र का अगर देखा जाए तो गुजरात को अलग बना दिया गया, महाराष्ट्र को अलग बना दिया गया। 1966 में क्या होता है, पंजाब में भी हरियाणवी लोग थे और पंजाबी बोलने वाले थे, तो हरियाणा अलग बना दिया गया। हरियाणवी और हिंदी बोलने वाले पंजाबी लोग अलग बना दिए गए, मोस्टली इसमें सिख थे। तो इस तरीके से राज्यों का गठन हुआ। एक चित्र आपको दिखाना चाहूँगा, 2 और चित्र हैं अभी आने वाले हैं। इस चित्र को देखिए, ये है द मेकिंग ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी कि भाषाई प्रांत के हिसाब से। और ये इंडियन प्रोविंसेस देखिए, 1947 के पहले क्या हाल था वो बताना चाहता हूँ मैं, उसके बाद आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कि 1947 के बाद हुआ क्या। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं पिंक में, ये प्रिंसली स्टेट है। यहाँ पर या तो राजा थे या नवाब थे या कोई सरदार थे। तो आप ये जितने भी हैदराबाद की आज बात होती है, मैसूर की बात होती है, जिसके लिए कोई पार्टी की कोई विरुद्ध बोलता है कि भाई ये लोग ऐसे थे वैसे थे, लेकिन आपको हिस्ट्री समझेंगे ना आप, तो आप देखेंगे कि ये जो सारे स्टेट थे प्रिंसली स्टेट थे। इनको हिंदुस्तान में लाया गया है, हिंदुस्तान में इनको रिक्वेस्ट करके, एनेक्स करके, कब्जा करके लाया गया है ना। रिक्वेस्ट या तो ये अपने आप आ गया या कब्जा किया गया है। तो इनके बारे में भी आपको सोचना होगा। आप हैदराबाद जाके या फिर इस जगह मणिपुर जाके ही पता कर पाएंगे कि वहाँ के लोग क्यों आज ऐसी बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, रहेंगे, हिस्ट्री इज एवरीथिंग, है ना। इसको आप स्टोरी मत समझिएगा, ये चीज़ हुई है। ब्रिटिश इंडिया ये था, ठीक है, ब्रिटिश पूरा ये पीला पीला था और ये सारे स्टेट्स थे, कौन से, प्रिंसली स्टेट, इनको हिंदुस्तान में लाना था, जो कि फाइनली आए भी। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये 1 नवंबर 1956 के पहले थे, ठीक है, ये स्टेट्स पहले थे। तो ये देख, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ एक विंध्य प्रदेश भी बना। फिर आगे चल के क्या हुआ, मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ पहले। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये 1975 का चित्र है, 1975 का। तो ये आपको बहुत हद तक वैसा दिखाई देगा जैसे आज दिखाई देता है। अब आप देखें, बिल्कुल सेम चीज़ दिखाई देती है, बस ये है कि उत्तर प्रदेश के साथ यहाँ उत्तराखंड बन गया है, आंध्र प्रदेश के साथ यहाँ तेलंगाना बन गया है और मध्य प्रदेश के साथ यहाँ छत्तीसगढ़ आ गया है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव या ये कहें कि प्रशासनिक व्यवस्था और भाषाई तौर पे इनको फिर से डिवाइड किया गया। और फिर वो हर एक पार्टी वादा करती है कि हम आएंगे तो हम डिवाइड कर देंगे, फिर वो डिवाइड करती है, जैसा भी होता है। तो इस तरीके से स्टेट बने।
तो कहाँ से हम पहुँचे, यहाँ से इस मैप से हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और इसका भी मैंने बताया कि अभी भी पूरा मैप नहीं है, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड है, यूके, यहाँ आपका तेलंगाना है, यहाँ आपका छत्तीसगढ़ है, अलग अलग बन चुके हैं इसमें। अब साहब चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, भाषाई तौर पे स्टेट्स बन गए, अब तो डेवलपमेंट होना है। अभी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया गया, क्या क्या हुआ, इसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।